अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत मां के सच्चे सपूत, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र मार्गदर्शक, सच्चे देशभक्त, न जाने कितनी उपाधियों से पुकारा जाता है भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल जी ने सदैव जमीन से जुड़े रहकर राजनीति की और जनता के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। अटल जी एक ऐसे इंसान थे जो बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सभी के बीच में समान रूप से लोकप्रिय थे और आज भी देश का हर नागरिक उनका आदर करता है और उनके कार्यकाल को याद करता है। मां भारती का यश बढ़ाने के लिए अटल जी सदैव कार्यरत रहे और अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत का मान हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया। भारत की राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने वाले राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम बहुत शानदार रहा। सभी के चहेते और विरोधियों का भी दिल जीतने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन बहुत ही बेदाग और साफ सुथरा था। इसी बेदाग छवि और साफ सुथरे सार्वजनिक जीवन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का हर कोई सम्मान करता था। उनके विरोधी भी उनके प्रशंसक थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए राष्ट्रहित सदा सर्वोपरि रहा, तभी उन्हें राष्ट्र पुरुष कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबोधन और विचार सदैव तर्कपूर्ण और प्रासंगिक होते थे। श्रद्धेय अटल जी जब भी संसद में अपनी बात रखते थे तब विपक्ष भी उनकी तर्कपूर्ण वाणी के आगे कुछ नहीं बोल पाता था। अपनी कविताओं के जरिए भी अटल जी हमेशा सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते रहे। भारत रत्न अटल जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री के कुछ ऐतिहासिक भाषण और कविताएं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं। गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया।
वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। विश्वास किसमें है यह बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वर्षों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर है? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगेगा, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो, वो कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? वर्षों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
ये ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था, तो मैंने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दिया, प्रधानमंत्री का आप समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा बिल कहां है? बिल नहीं आया। और मामलों पर अध्यादेश, सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई। ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति, इस मामले में नहीं। इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता। उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। शायद कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता थे। जुडिशियल एक्टिविज्म, अगर पार्लियामेंट अपना काम न करे और एग्जीक्यूटिव फैसले न करे, मामले को लटकाए, और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर यह हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मैं समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर वो ठीक नहीं छपा तो नरसिंह राव जी उसे ठीक कर देंगे। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। अब ये कर्मयोग की स्थिति, कैसे देश चलेगा? लेकिन निर्णय नहीं लिए गए। कभी कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल दो, नए विवाद खड़े होंगे तो झंझट मोल लेना क्या ठीक है, कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्यूटिव के मामले हैं, जो संसद द्वारा तय होना चाहिए। संसद अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर सकती? एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूटिव, इसके लिए कार्यपालिका ईमानदार होनी चाहिए, चुस्त होनी चाहिए, मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए। हम करना चाहते हैं, जो भी आएगा उसे करना पड़ेगा, नहीं तो कोई 12 दिन रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा। इस देश की जनता के साथ यह अन्याय होगा। लोगों ने अपना कर्तव्य किया है। अगर आज त्रिशंकु संसद है तो उसके लिए मतदाता दोषी नहीं है। शायद हम मतदाता के पास ठीक ढंग से अपनी बात नहीं कह सकते। कभी कभी तो मतदान की कमी देखकर यह चिंता होती थी कि क्या लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। कोई भी सरकार आए, क्या होगा, ऐसा ही चलेगा, को नृप होय हमें का हानि, ये मंथरा ने कहा था। इस देश में अब सब जगह मंथरा की बात दोहराई जाए, जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई जाए, बने तो कार्यक्रम के आधार पर बने, और देश को यह आश्वासन देने के बाद बने कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अब लोगों को अन्याय के लिए ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने की जगह नहीं है। लेकिन इसका तो कोई नक्शा दिखाई नहीं देता। राष्ट्रपति महोदय ने बुलाया हमें क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, अपनी विचारधारा के साथ उभरे, अपने कार्यक्रमों, अपनी नीतियों के साथ उभरे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमने कुछ अपने नीतियों का विवेचन किया है। ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपत्ति है, मुझे लगता है बाकी का सारा अभिभाषण उन्हें स्वीकार है। और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा, उस भाषण में कौन सी बात ऐतराज की लायक है? क्या इस बात का ध्यान रखकर क्या जो भी फैसले होना चाहिए वो आम सहमति से होना चाहिए, एक न्यूनतम कार्यक्रम पर देश को लाया जाए,
और फिर बाकी के मामले छोड़कर हम उसके लिए जुट जाएं, क्या इसकी आवश्यकता नहीं? लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने का जन समर्थन हम प्राप्त करने में सफल हुए हैं। सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कलमाड़ी साहेब काय म्हणतात मला ऐकू नहीं येते। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम इस सदन में 2 रह गए थे, पहली बार चुने गए तब 4 थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। आप सारे देश में थे, अब क्या हो रहा है? अब आप इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही हैं। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं, या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी का मामला है। इसी श्रृंखला में एक और कविता है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं।
निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, तल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास प्रकृति का तप से अनुपम अभिनय होता। पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मन सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हा हा खाता है। अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती। यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है गुहार। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया। खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा। किसने पापी हाथ बढ़ाकर मां का मुकुट उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। आज तक सुलग रहा है। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी ओर निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लुट सकती है। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent.
insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपुल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। लेकिन ये क्या है? ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। भाषण को पढ़े जो आगे से आपने तैयार किया है। ये जो सवाल मैं आपसे आखिरी वक्त पर कर रहा हूं और आपकी मौजूदगी में कर रहा हूं, उनका जवाब हमें मिले, उसके जवाब हमें मिले। Now permitted the Prime Minister to speak. No, nobody else. No, nobody else. कि मैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कुछ कहूं। मुझे रामदास अठावले की रिक्वेस्ट थी सर। 1 minute. I have a request from Mr. Punnam Swamy, Mr. Zora Singh Man, Mr. Chandra Vijay Singh, Mr. Bhim Singh Deg, Pagi Nakvi. These are the members who wanted to speak. But you can understand how much time has been taken in the debate. You had also made a request for me, but unfortunately the time of the party was over. And therefore, I have not been able to allow you to speak, but I have taken the names of the persons who desired to speak. Even PMK members wanted to speak. But since there is constraint of time, I would request the Prime Minister to speak. Please सुनिए अभी, now please सुनिए. Wait, please, nobody now. अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कुछ कहूं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जिस ढंग से आपने 2 दिन सदन का संचालन किया है। अध्यक्ष जी, रामदास जी, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आप बैठिए। मैं टाइम 19 मैं आपको बाद में दूंगा, प्लीज। 57 से आप क्या चाहते हैं रामदास जी? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी का भाषण होने के बाद आपको एक प्रश्न पूछना होगा। बैठिए, बैठिए।
पूछिए कुछ क्या पूछना है पूछिए प्राइम मिनिस्टर। नहीं प्रश्न है लेकिन सबको दे दिया रामदास जी पूछिए क्या हमने बोले नहीं हमारे ऊपर क्यों अन्याय हो गया सर ये बोलो ना एक पार्टी को तो सबको मिल गया सर ये बात अच्छी नहीं है बात इजाजत दे दी बोलिए मतलब क्या है पार्टी इजाजत दे दी बोलिए नहीं इजाजत नहीं मिली हमको इजाजत दिया नहीं मतलब हाँ तो आपने दी नहीं इजाजत हमको दे दिया नहीं दिया इजाजत आपको जो कहना है कहिए ना प्रणाम बोलिए हो गई इजाजत क्या कहना है हो गई इजाजत तो बोलिए अध्यक्ष महोदय नहीं बोलने का तो क्या भी बोलेगा अभी क्या तो मूड ऑफ हो गया क्या मूड ऑफ हो गया ये बात अच्छी नहीं मैंने अभी तो अध्यक्ष जी यहाँ कोई मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी मैं मतलब जो सोनिया गांधी जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है तो इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और मैं अटल जी का और आडवाणी जी का अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि अभी आपका जाने का टाइम 1 घंटा बाकी है अटल जी नहीं मैं तो ज्यादा बोलूंगा भी नहीं मतलब अभी तो ज्यादा कविता ही बोलता हूँ मैं। अटल जी कविता सुनिए। अटल जी आपका नजदीक आया है जाने का वक्त। अटल जी आपका नजदीक आया है जाने का वक्त क्योंकि एनडीए के कुछ लोग बन रहे हमारे भक्त। अब हमारा एक ही लक्ष्य है नहीं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब हमारा एक ही लक्ष्य है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है एनडीए को सत्ता से हटाना। हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ हमारा दूसरा लक्ष्य अध्यक्ष जी हमारा दूसरा लक्ष्य है तो सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी ठहरो थोड़ा हमको ये हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ बाबू जी, हमारे पासवान जी, देवे गौड़ा जी, प्रकाश अंबेडकर जी और लालू सब लोगों को सत्ता में लाना। तो सबको हमारा अभी दूसरा लक्ष्य है ये सबको सत्ता पर बिठाना। तो अटल जी की सरकार प्रकाश जी ये सुनिए प्रकाश पराग पे प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। यस हो गया। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अध्यक्ष महोदय ये सरकार के विरुद्ध मैं क्या क्या बोलूं। अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू। अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू मगर हमारे पास है मजबूत आरजेडी का लालू। आपके राज में अटल जी आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू। आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू। ये सरकार के खिलाफ बोलना मैं कैसा टालू। देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं। देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं। आडवाणी तो आपसे भी है बहुत चालू।
रामदास जी समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। अभी सबको मालूम पड़ा है कि चालू कौन है। अटल जी, बैठिए। अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू। अटल जी को खिलाओ, अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू, उनके लिए काफी है हमारा लालू। प्लीज बैठिए, तो इसीलिए प्लीज बैठिए। अभी तो सोनिया जी क्या जो प्रस्ताव इसका मैं समर्थन बैठिए। करता हूँ, और आपने गरीबों के लिए तो दलितों के लिए राज करना चाहिए। अटल जी, मेरा रंग भी, मेरा जैकेट है नीला, आपका भी जैकेट है नीला, मेरी पार्टी का रंग है नीला। मगर जब तक आपकी पार्टी का रंग नीला नहीं होता है और आप जब तक सेक्युलरिज्म नहीं स्वीकारते हैं तब तक, तो इसीलिए मैं मतलब आपके पार्टी का रंग नीला होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्द मैं निकालूंगा रिकॉर्ड से, आरोप करने वाले शब्द भी निकालूंगा। प्लीज, हाँ, तो इसीलिए प्लीज बैठिए रामदास जी। प्लीज बैठिए। हेलो, हाँ, तो इसीलिए संसद के आदर अध्यक्ष करना जी, चाहिए, देश की सबसे गुस्सा बड़ी गुस्सा आ गया है। मिनिस्टर नाउ, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, इसीलिए मैं प्लीज सिट डाउन। सोनिया जी का जो प्रस्ताव है उसका हम इस कविता में जो शब्द मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो शब्द नियम के अनुसार नहीं है, वो सब शब्द मैं निकालूंगा। प्लीज, अभी तो ऐसे होते मैंने रामदास जी प्लीज बैठिए। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन मिस्टर रामदास हटोगे, अनेक प्लीज। अविश्वास प्रस्ताव देखे, लेकिन ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आज तक नहीं देखा। प्रस्ताव पेश करते समय या पेश करने के बाद अब चर्चा के समय जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं वो सचमुच में अलग हैं, कुछ मेल नहीं खाते हैं। लेकिन तरीका ऐसा ही है। आखिर जब पूछा गया कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर मुझे तो नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि आपको उत्तर मिले, इसकी जरूरत क्या है? जो उत्तर को समझते हैं उन्हें उत्तर दे दिया गया है। कभी सरकार के पतन की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है। कभी सत्तारूढ़ दल के टूटने की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। वैसे भी सामान्य स्थिति में भी सरकार को जागरूक रखने के लिए या अपने दृष्टिकोण की कोई विशेष बात को प्रकट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का हथियार काम में लाया जाता है। लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं कि इस समय कौन सा उद्देश्य है। सरकार को तोड़ने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार टूटेगी नहीं, आप तोड़ना भी नहीं चाहते, ये अच्छी बात है। अंगूर खट्टे हैं, नहीं तो आपके द्वारा जितनी सरकारें बनी हैं और टूटी हैं उनकी कोई संख्या कम नहीं है। लेकिन अभी तक हमारी ये मिलीजुली सरकार बची हुई है। लेकिन इसको अपदस्थ करने के लिए कोई
नई रणनीति, तो दो दिन की जो चर्चा है उससे इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। जो 9.4 शीट लगाई गई है, नौ सूत्र हैं उसके और 4 शीट है। दल एक दूसरे के खिलाफ 4 शीट लगाएं, ये कुछ विचित्र सी परंपरा है। दलों में संवाद होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। कोई अल्टीमेटम की भाषा नहीं बोलता कि हम आपको चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आपने सैनिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में डाली है। ये साधारण चार्ज नहीं है, साधारण अभियोग नहीं है। सैनिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाला है। और दूसरा चार्ज है राष्ट्रीय सुरक्षा को संपूर्णता में कमजोर किया है। क्या मतलब है इसका? सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ी है? आंतरिक सुरक्षा को कैसे और हमने दुर्बल कर दिया है? क्या इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए? इसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए? क्या संसद में इस तरह से आरोप लगाए जा सकते हैं? सुनिए। और आप मैं पूरे 9 नहीं पढ़ना चाहता। सरकारी क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास, सरकारी और जिस दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं, हर एक को उत्तर देने की जरूरत उसी दिन स्टील अथॉरिटी का उसी दिन नवजीवन हुआ। स्टील अथॉरिटी नए रूप में खड़ी हो गई है। उसका कोई आनंद नहीं। तो आनंद होना चाहिए। लेकिन हम सब बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद करने के बाद भी लोग हमको यहां रख रहे हैं। ये तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 से पार्लियामेंट का मेंबर हूं और कभी भी विदेश नीति के सवाल पर खेमे नहीं बने। 1962 में मैं जानता था आप यही कहेंगे। मणिशंकर अय्यर जी प्लीज बैठिए। Whatever any member speaks without my permission should not be recorded. Please go ahead. प्रधानमंत्री जी आप बोलिए। बैठिए प्लीज बैठिए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज सुनिए। प्लीज सिट डाउन। यस प्लीज डोंट स्पीक। यस मैं तो किसी को टोका टाकी नहीं करता। आपके लिए रहते हैं। कीप क्वाइट प्लीज। मेरे कहने का मतलब यह है कि विदेश नीति के मामले में देश में एक आम सहमति रही है। पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन आपने भारत की विदेश नीति को गिरवी रख दिया है, यह आरोप लगाया है। क्या मतलब है इसका?
गिरवी रख दिया, किसको गिरवी रख दिया है? इसीलिए हमने फौजें भेजने से इनकार किया है। अभी कल हमारे मित्र कहेंगे, Honorable members are requested not to interrupt the Honorable Prime Minister. कल हमारे मित्र कहेंगे कि Please, बैठिए, please sit down. देखिए, दोनों बाजू से ये शुरू होगा तो अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का उत्तर सभी को सुनना चाहिए। हमने बाद में सोनिया जी का भी भाषण होने वाला है, उनको भी सभी को सुनना चाहिए। प्लीज sit down. Yes, प्रधानमंत्री। फौजें गई हैं, फौजें जाने का सवाल जब चर्चा के लिए आया तो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, कोई उसमें छुपी चीजें नहीं है। अब उसके लिए भी संदेह पैदा किया जा रहा है कि हमारे कहने से गई है, नहीं तो चली जाती। कैसे चली जाती? आपके आदेश से चली जाती। प्लीज डोंट इंटरप्ट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये बात जिसका कोई मतलब नहीं है, ये बातें विदेश नीति पर किसने फौज भेजने का फैसला किया? अब मैं बताऊं, वहां जो लोग इकट्ठे थे उनमें पहले राय क्या थी और बाद में राय बदली, ये बताऊं? मगर ये नहीं है, इसका समय नहीं है। मुझे इसी का तो दुख है कि घरेलू मामलों में मतभेद होंगे। हमारा एक लोकतांत्रिक युद्ध चल रहा है, हम शांति से परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, सत्ता बदल के आए हैं और आप उसको फिर से चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या विदेश नीति के सवाल पर भी इस तरह से देश को बांटा जाएगा? ये तरीका नहीं है देश को चलाने का। और इसीलिए मुझे संदेह होता है, अगर आप ये कहते हैं कि हम देश को चलाएंगे, तो आप चलाएं तो बहुत अच्छा है। हम नहीं चला रहे। हमने तो मिली जुली सरकार का एक नक्शा आपके सामने रख दिया है और वो मिली जुली सरकार चल रही है, आपके विरोध के बावजूद चल रही है और 5 साल से चल रही है। लोगों का मिली जुली सरकार पर भरोसा जमने लगा है, अच्छी बात है। कांग्रेस को भी अब मित्रों की जरूरत है। अब कौन मित्र के रूप में मिलेगा, वो कैसी मित्रता निभाएगा, कांग्रेस के रवैये में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या जो मित्र नया मित्र बनकर जाएगा वो फिर पटकनी खाएगा, मैं नहीं समझता कि ये बातें स्पष्ट हैं। लेकिन मिली जुली सरकारें युग युग का धर्म है। देश बड़ा है, महान है, देश की संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है, उत्पादन के साधन हैं, देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस समय यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक ऊहापोह चले, तय करें किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। लेकिन कुछ तो बुनियादी बातें ऐसी होंगी जिन पर राय एक हो, कहीं न कहीं तो मतैक्य होगा। अगर नीति में नहीं तो शब्दों के प्रकटीकरण में, भाव में, भाषा में, शैली में
अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। It is a government that has betrayed the mandate of the people. हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला? It is a government that has betrayed the mandate. किसने आपको जज बनाया है? आप यहाँ तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। लेकिन ये क्या है? ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। गाली से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जब पहली बार विदेश मंत्री बना था तो मैंने जो पहला भाषण दिया उसमें जितने मुझसे पहले विदेश मंत्री हुए थे उन सबका नाम उल्लेख किया था। वो सब कांग्रेस के थे लेकिन विदेश मंत्री रह चुके हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि मूल्य बदल गए हैं और हम राजनीति की आपाधापी में सारी मान्यताएं छोड़ के जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये जो 9.4 सीट है, इस एक चार्ज का स्पष्टीकरण होना चाहिए। किसानों, जरा विचार करिए, देखिए किस तरह से बात कही गई है। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया और उन्हें वासुदेव जी को रोकिए आप। वासुदेव आचार्य आदत से मजबूर है, बाकी कुछ नहीं। प्लीज वासुदेव आचार्य जी, प्रदेशों में हमारी वासुदेव आचार्य जी हर शब्द पर मत बोलिए। मैडम बोलेगी तब भी इसी शांति रखनी चाहिए जैसे अभी रखी। एक न्याय होना चाहिए। प्लीज 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 कीप क्वाइट। सुनिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आखिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाबदेही है।
क्या आप कहते हैं हम चार्ज करते हैं आपको, आप पर अभियोग लगाते हैं और सब आपको दंडवत करें, बाद अब्बा मुलाहिजा होशियार, ऐसा होने वाला नहीं है। वो दिन लग गए। ये चार्ज का मतलब क्या है? ये कौन सी भाषा है? नहीं, अगर भाषा बदलने का फैसला कर लिया है, प्लीज सुनिए, शांति बनाइए, शांति रखिए। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपस की होड़ में हम एक दूसरे के देश प्रेम पर दबाव न डालें, एक दूसरे के देश प्रेम को चुनौती न दें, एक दूसरे के देश प्रेम के बारे में संदेह न करें। कम से कम इतना बुनियादी मतैक्य तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अब उस दिन बात चली विदेशी दबाव की, हमें तो फतवा दे दिया है कि हम विदेश नीति को हम गिरवी रख चुके हैं। किसको रख चुके हैं ये बताइए, और किस कीमत पर रख चुके हैं ये बताइए। और आप क्या ये समझते हैं, क्या आप ये समझते हैं भारत इतना सस्ता है कि उसको आप गिरवी रख सकते हैं? गिरवी रखने से पहले लज्जा भी नहीं आएगी? क्या मतलब क्या इसका? भारत को गिरवी रख दिया, विदेश नीति को गिरवी रख दिया है। और जब उस दिन कहा गया कि ये बात फिर वो वही आ रही है पोखरण की, क्या आप बम नहीं बनाना चाहते थे? सुनिए, प्रधानमंत्री को आप नहीं सुनेंगे तो यही पद्धति सदन में होगी शुरू। प्लीज बैठिए, प्राइम, प्लीज डोंट इंटरप्ट हिम, प्लीज। माय रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स, आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्योंकि इसका असर ऐसा होगा कि हर भाषण के समय सभी लोग दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे। प्लीज मत कीजिए, उनको जो कहना है वो कहेंगे। प्लीज ये नहीं आई, इससे सदन में नहीं, सवाल बाद में कर सकते हैं, भाषण के बाद, अभी कैसे करते हैं? प्लीज क्या ये कोई पद्धति नहीं है कि भाषण के बीच में आप बोलें। किसी से छिपी हुई है कि हमारे देश में अणुविस्फोट करने की तैयारी पहले से चल रही थी? क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस शासन भी उसी दिशा में जा रहा था? कारण कौन से होंगे ये बात अलग है, और कारण भी हम समझ सकते हैं आपस में बैठ के, लेकिन उसके लिए दबाव में आ गए। तो हम तो नहीं, अमेरिका के दबाव में नहीं आए। और वेंकटरमण जी ने मुझे पत्र लिखा है, वो आपके राष्ट्रपति थे, हमारे भी थे, I admire your courage and wisdom in launching the successful nuclear tests. As early as 1983, when I was defense minister, all preparations for an underground test at Pokhran were completed, and myself went down to shaft to international pressure. It was shelved because of international pressure. The same thing happened in 1995. एक प्रयास नहीं आप कर रहे थे, अच्छी बात है, हम तो उसके लिए बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हमने किया वो आपको पसंद नहीं आया।
इंटरनेशनल प्रेशर में ये सकम टू इंटरनेशनल प्रेशर। ये क्या, थोड़ा सा बड़प्पन होना चाहिए, सबको साथ लेकर। स्वतंत्रता के संग्राम में आप सबसे पहले कूदे, आपने देश का नेतृत्व किया, बड़ी खुशी की बात है। मगर अब तो साथ लेकर, और कम से कम विदेश नीति के मामले पर देश पर कोई भयंकर संकट आएगा तो बिना सबकी एकता के बात नहीं बनेगी। और मुझे वो दिन याद है जब पंडित जी हमारे प्रधानमंत्री थे और चीन के साथ संघर्ष हो गया था, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जो परेड निकली, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को उस परेड में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मतभेद थे, लेकिन देश पर खतरा है, मिलकर चलो। और कल हमारे प्रिय रंजन दास मुंशी मजाक बना रहे थे, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कोरोना लेके व्याख्यान किया कि उसको अनुभव क्या होता है, कैसे कदम मिलेगा नरेंद्र मोदी के साथ, आपको इसके लिए व्याख्यान। मेरे समझने में गलती हुई, नहीं आप तारीफ कर रहे थे, मैं जरा गलत समझा। अध्यक्ष महोदय, इस 2 दिन की चर्चा में एक काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे मित्र और हमारे सहयोगी श्री जॉर्ज फर्नांडिस का जो वनवास है वो समाप्त हो गया है। अब अगर नहीं अध्यक्ष महोदय, ये हंसने की बात नहीं है, वो हमारे साथी हैं, वो स्वतंत्रता के सेनानी थे, ट्रेड यूनियन के नेता थे। उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना कि संसद में बोल नहीं सकते, और अगर बोलेंगे तो आप उठ के चले जाएंगे, ये कौन सी नई अस्पृश्यता है? ये व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के साथ। मगर मैं जॉर्ज को बधाई देना चाहता हूं, वो डटे रहे हिम्मत के साथ, और उन्होंने अपमान सहे, तिरस्कार को झेला, मगर अपने कर्तव्य पथ से नहीं हिले। सारे तहलका विवाद में श्री जॉर्ज फर्नांडिस पर न तो कोई आरोप लगाया गया, न उन्हें अभियुक्त ठहराया गया, और न उनसे कोई स्पष्टीकरण ही मांगा गया। फिर मेरे पास है। मगर ये बात तो सच है। अच्छा, और फिर कांग्रेस पार्टी ने तो उसके रवैये में परिवर्तन कर लिया, ये बड़प्पन की निशानी है। मगर हमारे जो वामपंथी हैं वो उठ के चले गए। अगर दिमाग में हार और जीत ही रहना है तो इस देश का भगवान मालिक है। Simple question. He had undertaken to the country not to come back until he was exonerated. Why did you take him in? किसको? Answer this question. Answer this question. This question we have been वो अपनी मर्जी से नहीं आए, हम उनको वापस लाए, हम लाए, वो वापस। Because the inquiry was still on. Inquiry appointed by you still on. Why have you brought him? और जब ये बात साफ हो गई कि जॉर्ज पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस्तीफा काहे आप मंजूर किया, तो उनके खिलाफ जो उन पर बंधन लगाया गया था उसको हटा लिया गया। आखिर तो मंत्री की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री के अधिकार में है, और वापस नहीं आना चाहते थे।
चंद पाल जी प्रश्न आए हैं, मंत्री जी उत्तर देंगे। अब मैं इस बहस में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। No justification of a commission of inquiry, which was appointed after his resignation. हम पूछ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उत्तर देने के लिए समर्थ हैं, वो मंत्रालय उत्तर के दें। दायित्व को श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बखूबी से निभाया है। रेगिस्तान हो या सियाचिन की बर्फीली घाटियां, वे जितनी बार सरहद पर गए हैं हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया है, वैसा आज तक किसी भी रक्षा मंत्री ने नहीं किया। बिना किसी सबूत के प्लीज पहले बैठिए। झूठा आरोप लगाना जयपाल जी प्लीज बैठिए, और फिर बोलने न देना, प्लीज। ये उनके साथ आपने अन्याय किया और इस अन्याय में सब शामिल थे, सामूहिक अन्याय। साइलेंस प्लीज। एक जॉर्ज से डरकर इतने भयभीत हो गए आप जॉर्ज से। We are afraid of your own reputation and declaration that you gave in the Please sit down. on the propriety issue. George is not our enemy, nor will be enemy. Please sit down. Prime Minister, you led the Nothing will go on in record. this house. अध्यक्ष महोदय, चर्चा में इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टोका टोकी नहीं करेंगे तो ठीक होगा। प्लीज प्लीज लेट द प्राइम मिनिस्टर स्पीच बी कंप्लीटेड। The opposition leader has a right to reply. She can refer to the point that he has made. का अवसर मिलना चाहिए, ये भी सब स्वीकार करते हैं। आखिर 5 साल में हमारी उपलब्धियां हैं। अगर आपको अपना दृष्टिकोण देश के सामने रखने का अधिकार है तो हम बहुमत के दल के हैं, सरकारी पक्ष हैं, तो क्या हमको अपना पक्ष सामने रखने का अधिकार नहीं है? नहीं, आप रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है कि पिछले 5 साल में देश ने आर्थिक प्रगति की है? अब मैं लंबा चिट्ठा गिनाना नहीं चाहता, आपको खुद दिखाई देता है और आप पसंद करते हैं। मैं अभी चीन गया था, मैं एक और बात कह दूं, मैं चीन गया था और चीन के बाद मैं कलकत्ता आया तो जितने मुझे मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट नेता मिले, सबने कहा कि आप चीन गए, आपने जो बात की बहुत अच्छी की। लेकिन यहां आने के बाद नहीं बोल रहे। नहीं, अब ये समय नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सवालों की गुत्थियां हल करने के लिए। लेकिन हमारी विदेश नीति में जैसे संशोधन होना चाहिए, वो अगर संशोधन कोई करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और अगर स्वागत नहीं होता और जानकारी की कमी के कारण बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए कुछ संवाद तो होना चाहिए, चर्चा तो होना चाहिए, और चर्चा के बाद फिर ये नहीं होना चाहिए कि हमने तो ऐसा कहा था, आपने वैसा कह दिया। विश्वास के वातावरण में ऐसी चर्चा नहीं हो सकती। मुझे थोड़े दिनों में विश्व के कई नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला है। हम ईयू में एक मान्यता के रूप में हैं, हम आसियान में अपना स्थान बना रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं, उन्हें सहयोग दे रहे हैं। ये सारा क्षेत्र भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहा है, इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया।
ध्यान दिया तो कम ध्यान दिया, अब पूरा ध्यान देने की जरूरत है। विश्व की परिस्थिति बड़ी तेजी से बदल रही है। पता नहीं हमारे पड़ोस में, मैं अफगानिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूं, किस दिन क्या हो जाए। क्या फिर वहां आतंकवादियों का प्रभाव कायम होगा? जो भी विदेशी मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या क्या कर रहे हैं। खाली उस समय फौज भेज देना, आतंकवादियों को हटा देना काफी नहीं है। अब दूसरा ढांचा चाहिए, राष्ट्रीय सेना चाहिए, और टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए जो नेता हैं वो इकट्ठे होकर जब तक काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन कठिनाइयां हैं, हम उन कठिनाइयों की तरफ से बेखबर नहीं रह सकते, और हम अपने को खाली बाखबर रखें और सब सारे देश को पता न लगे और आपको पता न लगे, तो उससे भी बात नहीं बनने वाली है। इस समय सहयोग से मिलकर काम करने की जरूरत है। मैंने पहले प्रारंभ में कहा, फिर कहता हूं कि आर्थिक मामलों में मतभेद रहेंगे, ईमानदारी से मतभेद रहेंगे। अब हमारे कम्युनिस्ट पार्टी वाले मित्र जो हैं वो पश्चिम बंगाल में बदल रहे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। हाँ, हम आपके लिए एक ले गया था तोहफा, मगर आपने लिया नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। ये प्रस्ताव अभी तो अस्वीकार हो जाएगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी मदद कीजिए। बंटवारे का नौबत बंटवारे की नौबत नहीं आना चाहिए। और हम एक वोट से हारे थे, वो भी आपको याद होगा। मायावती के लिए नहीं, एक वोट से कांग्रेस से हारे थे, और हमने कहा था किसी एक वोट से हम फिर जीत कर आएंगे, और आपने सुना नहीं, आपने माना नहीं, हम जीत कर आ गए। अभी चुनाव आ रहे हैं, संग्राम है। मैं अपने मित्र मुलायम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि जो कांड हुआ उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, और वो केंद्र सरकार उसमें शामिल नहीं है, प्रदेश सरकार की कारस्तानी है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। ये कारस्तानी अच्छा शब्द है, इसमें कोई बुरी बूबास नहीं है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो मामला अदालत में है, मैं उसे यहां उठाकर किसी व्यक्ति के अधिकारों पर अंकुश लगाना नहीं चाहता। मैं तो सरकार की आलोचना करने जा रहा था। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे सीबीआई को अमल में लाना चाहिए था, और जो कंप्लेंट थी उसको एफआईआर के रूप में दर्ज करना चाहिए था। लेकिन सीबीआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे स्पेशल लीव पिटीशन लेकर। जब मेरी सरकार चल रही थी तब ये मामला आया था, इस पर लॉ मिनिस्टर की राय ली गई थी। लॉ मिनिस्टर की राय थी कि सरकार के सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है,
और सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे, एफआईआर ठीक तरह से दर्ज करे और जिससे आगे की कार्रवाई चल सके। आखिरी दिन था, मेरे पास वक्त नहीं था मैं पूरी फाइल देख सकूं। मैंने अपने नोट में लॉ मिनिस्टर की राय का हवाला दिया और नई सरकार पर मामला छोड़ दिया। क्या नई सरकार के लिए जरूरी था कि वो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत देती? हाई कोर्ट का निर्णय पर्याप्त होना चाहिए था। हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ स्ट्रक्चर्स पास किए। हाई कोर्ट का आरोप है कि सीबीआई ने उसको अंधेरे में रखा। मेरे पास जजमेंट है, मैं उसको उद्धृत कर सकता हूं। क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की? और सुप्रीम कोर्ट में जाने का नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और कहा कि अपने हाई कोर्ट में वापस जाइए और सीबीआई को वापस आना पड़ा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, देवेगौड़ा जी कह रहे हैं हमने कोई फैसला नहीं किया। क्या यह महत्वपूर्ण मामला नहीं था? अब इस फैसले के पीछे ये भावना देखी जाए कि जो आपको राजनीतिक दृष्टि से समर्थन दे रहे हैं और जिनके बल पर आपकी सरकार टिकी हुई है, आप उनको बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए। अगर मैं उस दिन फैसला करता तो मुझे कहा जाता वो 28 तारीख थी, क्या आपकी सरकार जा रही है, आपको तो अलविदा कहा जा रहा है, आपने ऐसा फैसला क्यों किया? मगर अब मैं तो सरकार में नहीं हूं, अब मुझे जवाब चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यूरिया के घोटाले में जो तथ्य सामने आए हैं वो तो चौंकाने वाले। 5 साल हम घोटालों से जूझते रहे, एक के बाद एक घोटाला उजागर होता रहा। भ्रष्टाचार चुनाव में प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मगर किसी ने कल्पना की थी कि जब चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार बनेगी, तो अब तक के घोटालों से सबसे बड़ा घोटाला यूरिया घोटाले के रूप में सामने आ जाएगा। No need, please, Hazarika, please. Please do not disturb now. He is not yielding. He is not yielding. No. He is not yielding, Hazarika ji. Please, Ms. Hazarika. सरकार उस दिन यह मामला उठाया गया था। कल जब चर्चा आरंभ हुई विश्वास प्रस्ताव पर, तो यूरिया घोटाला उठाया गया था। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वो इस बारे में तथ्य इकट्ठे करेंगे, सदन के सामने रखेंगे, और मैं आशा करता हूं कि वो इस चर्चा में उन तथ्यों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनमानस को आंदोलित कर रहे हैं। एक बोफोर्स के घोटाले की बड़ी चर्चा हुई है और एक हवाला की भी बड़ी चर्चा हुई है। लेकिन दोनों घोटालों में जो धनराशि है वो अगर जोड़ भी ली जाए तो ये यूरिया घोटाला उन दोनों को भी मात कर देता है, उनसे पार चला जाता है। देश को यूरिया की जरूरत है। कल बरनाला साहब यूरिया की कमी की सदन में शिकायत कर रहे थे। यूरिया की कमी है, इसलिए यूरिया मंगाया जाए। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर यह घोटाला किया गया।
और इस घोटाले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई मिडिलमैन नहीं है। स्विस बैंक में सीधा धन जमा किया गया, सरकार की ओर से जमा किया गया और पूरे का पूरा धन, पूरे की पूरी धनराशि गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं जांच के विवरण में जानबूझकर जाना नहीं चाहता, किंतु मैं कुछ पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी कहावत के अनुसार इस मामले में कोई कुत्ता नहीं भौंका। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और शामिल है। अधिकारियों को फरवरी में यह पता लग गया था कि टर्किश कंपनी यूरिया देने के वचन का पालन नहीं करेगी, किंतु उन्होंने कार्रवाई नहीं की। वे मई मास का इंतजार करते रहे। इधर उधर हो चुका था। इस यूरिया के कांड में कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनकी सीबीआई जांच नहीं कर सकती। ये श्री रामकृष्णन कौन है? क्या ये प्रॉपर चैनल से आए? वो सर्वे सर्वा कैसे बन गए? उन्हें वहां किसने बिठाया? उनका गॉडफादर कौन है? वो जेल में पड़े हैं, उन्हें जेल में होना भी चाहिए। मगर जो इस घोटाले से जो गैर सरकारी लोग, गैर अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये संजीवी राव कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कई घंटियां बजती हैं। मैंने उन लोगों की सूची निकाली जिन्हें अपनी आउट ऑफ टर्न पेट्रोल पंप दिए गए थे, उनका नाम इसमें है। गैस एजेंसी के आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट में भी उनका नाम है। चीनी मिल का लाइसेंस पाने वालों में भी उनका नाम है। आंध्र प्रदेश में आईपीएल प्रोडक्ट्स के एकमेव एजेंट के रूप में वो जाने जाते हैं। एक उनको पूरी सोल एजेंसी दे दी गई। जो मैंने सुना है, जो मेरे पास तथ्य है, उनके आधार पर मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। श्री कृष्णा इंपेक्स की पृष्ठभूमि क्या है? उनका रिकॉर्ड क्या है? एनएलएफ से इनका कितना पुराना रिश्ता है? ये कितने बार अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का उल्लंघन कर चुके हैं? ये भी जानना जरूरी है कि टर्किश फर्म का रिकॉर्ड क्या है। लंदन में बैठे हैं कोई पिंटो, ये कौन है? अमेरिका के रिया ब्रदर्स की असलियत क्या है? इस मामले में सबसे ज्यादा धक्का देने वाली बात यह है कि जिस तरह से पैसा भेजा गया वो है। वित्त मंत्रालय ने इसकी अनुमति क्यों दी? $38 मिलियन का हस्तांतरण हुआ है। न कोई सिक्योरिटी, न कोई परफॉर्मेंस गारंटी, न इंश्योरेंस। क्या ये देश के साधनों के साथ खिलवाड़ नहीं है? 133 करोड़ रुपए यूरिया मंगाई जा रही है, एक दाना यूरिया का नहीं आया। पैसे कहां गए इसका पता नहीं है। इसीलिए कल मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि अपराधी पकड़े जाएं, उनको सजा हो, इतना ही काफी नहीं है। ये 133 करोड़ रुपए भारत के खजाने में वापस आना चाहिए। इसके लिए जितनी भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बड़े से बड़े व्यक्ति को इस मामले में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सीबीआई कह रही है कि अधिकारियों ने साजिश की, हो सकता है, लेकिन बैंक क्या कर रही है? क्या इन सारे पहलुओं की सीबीआई जांच कर सकती है? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है।
कि किस योग्य पिता का योग्य पुत्र इस मामले में फंसा हुआ है। हमें धन वापस चाहिए। सभी लेन देन बैंक के माध्यम से हुआ है। इसके निशान भी हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर एक के बाद एक घोटालों के प्रकाश में आने का सिलसिला चलेगा तो देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी। मैंने यूनाइटेड फ्रंट का कार्यक्रम देखा। बहुत सी बातें हमारे कार्यक्रम की है, हमारे कार्यक्रम से मिलती जुलती है। कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हो सकता है। आप इकट्ठे आए हैं, कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया है। लेकिन देश को स्थायी सरकार भी चाहिए और देश को जवाबदेह सरकार भी चाहिए। अगर सरकार स्थायी है मगर भ्रष्ट है, अगर मेंबरों को खरीद कर बहुमत बनाती है या अन्य तरह के लालच देकर उनका समर्थन प्राप्त करती है, तो संख्या से स्थायित्व नहीं होगा। लोकतंत्र चलेगा तो किसी नैतिक आधार पर चलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये प्रोग्राम जो आपने बनाया है, इसको अमल में कौन लाएगा? अमल में लाने का तंत्र कैसा है? वो तंत्र किस सीमा तक बिगड़ गया है? आज सवेरे सत्ता पक्ष के एक सदस्य कह रहे थे, वो बहुत ठीक बात कह रहे थे कि स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उनकी हालत देखो। देश में बड़ा भारी बिजली का संकट आने वाला है। अभी कई भागों में बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मगर बिजली बेची जा रही है। दिल्ली कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। मैं देश के हित की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैंने सुरक्षा का सवाल उठाया। आज उठाने की कोई जरूरत नहीं। पेट्रोल के मामले में 6,000 करोड़ का घाटा है हर साल। रेलवे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। कहां है धन? खेती में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जो भी धन है वो सब्सिडी पर जा रहा है, वो जरूरी है, मगर खेती का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्या इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है? बहस हो रही है। हम सेक्युलर, मुझे तो बड़ी खुशी है, सेक्युलरवाद को हम राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना चाहते थे और हम सफल हो गए। कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है। जो काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है। और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक व्यक्ति की पार्टियां, एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ, हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एक ला चलो रे।
और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की है, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है। और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा। और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। इसका छंद अलग है, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविताएं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज नाज। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष,
स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता